हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेकंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये 2019 में आया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। तो इसमें हम सेक्शन ए को कवर करेंगे। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास डैश पावर एम्पलीफायर हैज़ दी हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी। तो इसमें पूछा गया है कि जो कलेक्टर एफिशिएंसी है सबसे ज़्यादा कौन से पावर एम्पलीफायर में होती है, क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी में। तो जैसे हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस भी किया हुआ है कि जो क्लास सी एम्पलीफायर है वो हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी रखता है, क्लास सी। So next question is, at resonance in series RLC circuit the current is। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको भी दिया गया है कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम। मतलब पूछा गया है यहाँ पे कि रेजोनेंस के टाइम पर, एट रेजोनेंस के टाइम में जो सीरीज़ आरएलसी सर्किट होता है उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है या फिर मिनिमम। तो ये दो ऑप्शंस भी दे दिए, इनमें से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है। तो रेजोनेंस क्या होता है सीरीज़ आरएलसी सर्किट में, पहले वो देख लेते हैं। सीरीज़ आरएलसी मतलब आर एल और सी का कॉम्बिनेशन सीरीज़ में होगा, आर एल और ये सी, ये कैपेसिटर हो गया, ये एल हो गया, ये रजिस्टर हो गया, आर एल सी, ये तीनों सीरीज़ में लगा दिया तो बोल दिया गया सीरीज़ आर एल सी। तो अब इसमें बोला गया है कि जब रेजोनेंस हो जाएगा तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो रेजोनेंस जब भी होता है तो ये जो एल और सी है, तो मतलब एल क्या देता है, एक रिएक्टेंस देता है जिसकी वैल्यू होती है एक्सएल, और सी है, सी क्या देगा, एक्स सी करके रिएक्टेंस देता है। तो एक्सएल और एक्स सी की वैल्यू जब बराबर हो जाए उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं कि रेजोनेंस अकर हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम इस आरएलसी सर्किट का पूरा टोटल इम्पिडेंस निकालते हैं, उसकी वैल्यू होती है जेड इज इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी, ये वैल्यू। तो जब रेजोनेंस में क्या होता है कि एक्स एल एक्स सी के बराबर हो जाता है, जब ये बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो अब यहाँ पर जेड में सिर्फ क्या बचा, आर की वैल्यू बच गई। तो अब आपको पता ही है कि आर किसके बराबर होता है, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू जब आप निकालोगे वो क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आर के। तो मतलब आर अब इस वक्त कम हो चुका है, तो हमेशा सीरीज आरएलसी में क्या हो जाएगा कि आई इज़ इक्वल टू वी बाई आर, और आर यहाँ पर एक तरह से कम वैल्यू है तो इसीलिए आई की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। तो ये ज़्यादा कितनी हो जाती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पर ये पहुँच जाता है रेजोनेंस के टाइम में आरएलसी सर्किट का करंट। तो यहाँ पर इसके वैल्यू क्या, आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। अब यहीं से 1 मार्क्स का आपको और क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पूछ लिया जाएगा कि रेजोनेंस में पैरेलल सर्किट, कि मान लो सपोज़ पैरेलल सर्किट है, ये तो यहाँ पर सीरीज था। अब पैरेलल अगर पूछा गया, पैरेलल आरएलसी सर्किट है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, उसमें उल्टा हो जाता है, वहाँ पर मिनिमम होती है। तो ये आपको क्या याद रखना है कि रेजोनेंस के टाइम पर अगर पैरेलल आरएलसी पूछा गया है तो वहाँ पर करंट होगा मिनिमम, और अगर सीरीज़ आरएलसी पूछा गया है तो वहाँ करंट होगा मैक्सिमम। वो दोनों ऑपोजिट रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एम्पलीफायर यूज़ डैश फीडबैक, कि मतलब ज़्यादातर जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो किस तरह का फीडबैक यूज़ करते हैं। तो वो यूज़ करते हैं हमेशा मोस्टली नेगेटिव फीडबैक। तो आपको पता ही है कि फीडबैक होता है और दो टाइप का होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो जितने भी एम्पलीफायर्स हैं वो नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं, और ऑसिलेटर्स होते हैं, तो जितने भी ऑसिलेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ऑसिलेटर है वो किस तरह के फीडबैक को यूज़ करते हैं। तो वो ऑलवेज पॉजिटिव फीडबैक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ओपैम्प कैन एम्पलीफाई बोथ डीसी एंड एसी सिग्नल। तो ये पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो किसको एम्पलीफाई करता है, मतलब वो डीसी और एसी सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है क्या। तो यस, इसका आंसर है ट्रू। तो ओपैम्प क्या होता है आपका, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये भी क्या है, एक तरह से एम्पलीफायर ही है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो ये क्या करेगा ओपैम्प, डीसी सिग्नल दे दो उसको चाहे एसी सिग्नल। डीसी कैसी बनती है वेवफॉर्म, ये डीसी जो कांस्टेंट रहता है, और एसी मतलब जो
टाइम के साथ वेरी होता रहता है। तो AC और DC सिग्नल कोई सा भी दे दो तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुश पुल एम्पलीफायर यूजेस 2 ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पर ये TO गलती से है, मतलब बाय मिस्टेक हो गया यहाँ पे। तो यहाँ 2 का मतलब है TWO, 2 मतलब 2 वाला। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि पुश पुल एम्पलीफायर यूजेस 2 ट्रांजिस्टर, कि पुश पुल एम्पलीफायर क्या 2 ट्रांजिस्टर यूज़ करता है, ट्रू और फॉल्स पूछा गया है कि हाँ। तो आप अगर एक बार जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में अगर आप पुश पुल एम्पलीफायर को चेक करोगे तो वहाँ पर क्या है, 2 ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर क्या जाएगा इसमें, ट्रू। तो जो पुश पुल एम्पलीफायर है वो 2 ट्रांजिस्टर्स यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर कैन जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी। कि जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर, देखो ऑसिलेटर्स में हमने डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर्स पढ़े थे। ठीक है, RC ऑसिलेटर होते हैं और RL ऑसिलेटर भी थे। ठीक है, तो इसी में ही एक वेन ब्रिज ऑसिलेटर आता है। तो उसमें बोला गया है कि जो वेन ब्रिज ऑसिलेटर है वो हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। वेन ब्रिज ऑसिलेटर क्या करता है, जनरेट करता है लो फ्रीक्वेंसीज को, जबकि ये हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं, लो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। वो लो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 10 हर्ट्ज से लेकर 500 किलो हर्ट्ज तक की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर डिक्रीजेज विद डैश फीडबैक। कि जो डिस्टॉर्शन हो जाता है एम्पलीफायर में, डिस्टॉर्शन एक तरह से क्या होता है, नॉइज़ और कोई भी और जो चीज़ें सिग्नल में अगर अनवांटेड चीज़ें जो हम नहीं चाह रहे हैं कि ऐड हो, तो वो अगर ऐड हो जाती है सिग्नल में तो उनको हम क्या बोल देते हैं, डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन अगर एम्पलीफायर में अगर हमें मान लो कम करनी है, हम उसमें कोई और बाहर का सिग्नल जो हमें नहीं चाह रहे, ऐसे सिग्नल को हम ऐड नहीं करना चाहते अगर अपने एम्पलीफायर में, तो उसके लिए किस तरह का फीडबैक यूज़ करेंगे हम। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिस्टॉर्शन को जो कम करता है वो कम करता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन को अगर रिड्यूस करना है, डिक्रीज बोला है मतलब रिड्यूस कम करना है, तो उस जगह नेगेटिव फीडबैक का आप यूज़ करो। तो नेगेटिव फीडबैक की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं, उनको एक बार देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है नेगेटिव फीडबैक की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ रिड्यूस डिस्टॉर्शन एंड नॉइस। तो जो नेगेटिव फीडबैक है वो क्या करता है कि जो भी डिस्टॉर्शन है और नॉइस है उसको कम करता है, इंक्रीज़ कर देता है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पीडेंस है उसको इंक्रीज़ कर देगा। और अगर ऐसा हो जाता है कि इंक्रीज़ हो जाए इनपुट इम्पीडेंस तो वो हमारे सिस्टम के लिए बढ़िया होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ इंक्रीज बैंड विड्थ एंड इम्प्रूव फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये जो बैंड विड्थ है उसको इंक्रीज़ कर देती है। बैंड विड्थ क्या होता है, सपोज़ एक फ्रीक्वेंसी ये है F1, एक फ्रीक्वेंसी ये है F2, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में जो भी सिग्नल आएगा उसको हम बोल देते हैं बैंड विड्थ। इनका डिफरेंस जो रहता है उसको बोलते हैं हम बैंड विड्थ, अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करेगा कि इस बैंडविड्थ को बढ़ा देता है, इसको बढ़ा देगा। जब ये इतनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देगा तो मतलब फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स भी इससे इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट क्या करता है, ये आउटपुट इम्पीडेंस है उसको डिक्रीज़ कर देगा। अगर ये आउटपुट इम्पीडेंस को डिक्रीज़ कर देता है इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट में लॉसेस है वो कम होंगे, मतलब आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगी जिसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो आउटपुट इम्पीडेंस होना चाहिए कम और इनपुट इम्पीडेंस होना चाहिए ज़्यादा अगर अच्छा सिस्टम बनाना है तो। फिफ्थ पॉइंट इज़ इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ गेन। तो गेन की जो स्टेबिलिटी है उसको, गेन को स्टेबल बना के रखेगा। तो ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक की एडवांटेजेस है। जो क्या है कि जो पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, मतलब उसमें स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, बैंडविड्थ उसमें कम होती है, आउटपुट जो इम्पीडेंस है वो उसमें ज़्यादा होता है, इनपुट इम्पीडेंस उसमें कम होता है, और डिस्टॉर्शन और नॉइस उसमें ज़्यादा रहती है पॉजिटिव में। तो उन्हीं को ही ओवरकम कहाँ हम करते हैं, नेगेटिव फीडबैक में। और इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या होती है नेगेटिव फीडबैक की, कि ये क्या करता है, बस इसमें डिसएडवांटेज एक ही है नेगेटिव फीडबैक में, कि जो मैग्नीट्यूड है गेन का वो होता है इसमें डिक्रीज़, कम हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपैम स्टैंड्स फॉर। तो ओपैम पूछा गया है कि ओपैम का मतलब फुल फॉर्म क्या है। ओपैम का मतलब होता है, यानी कि फुल फॉर्म है इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आईसी होती है, चिप जो है, उसका नेम क्या होता है, आईसी 741। 741 उसकी आईसी का नाम है। और इस आईसी में जो ओपैम की मैं बात कर रही हूँ, तो ओपैम में टोटल क्या रहता है, 8 पिन्स होती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इन पिन्स पर क्या है, अलग अलग चीज़ें कनेक्ट होती है। तो आपको जैसे पता ही है, हमने डिस्कस कर रखा है कि ओपैम का सिंबल ये है, जिसमें 2 इनपुट्स होती है। जो नेगेटिव वाली होती है इसको हम बोल देते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, और जो पॉजिटिव वाली होती है इसको बोल देते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। तो एक इसमें आउटपुट होती है, और उसके अलावा यहाँ पर हम दो इसको प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी देते हैं। तो इसकी जो आईसी है वहाँ पर भी इन वैल्यूज़ को एलोकेट किया जाता है। पहली जो पिन होती है ये होती है ऑफसेट, और पांचवी पिन भी होती है ऑफसेट वैल्यू के लिए। और उसके अलावा जो सेकंड और थर्ड पिन है वो हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। इन्वर्टिंग इनपुट के लिए सेकंड पिन, और नॉन इन्वर्टिंग के लिए थर्ड पिन यूज़ की जाती है। उसके अलावा ये माइनस वीसीसी और प्लस वीसीसी के लिए पिन्स होगी। फोर्थ पिन होगी माइनस वीसीसी, और सेवन्थ होती है प्लस वीसीसी के लिए। और आउटपुट हमें मिलता है ये सिक्स्थ पिन पर। और जो एट्थ पिन है वो नॉट कनेक्टेड, मतलब उसका कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये जो पिन्स है ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स ने क्या कर रखी है, डिफ़ाइन कर रखी है पिन्स कि मतलब जो इन्वर्टिंग इनपुट है वो आपको 2 पे मिलेगा तो 2 पे ही मिलेगा। आउटपुट अगर आपको सिक्स्थ पिन पे मिलेगी तो यहीं मिलेगी, आप उसमें कहीं और उसको कनेक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। तो ये है IC 741 ओपैम की। तो ये भी आपसे मोस्टली 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि ओपैम है, ओपैम को बताओ, तो ठीक है, उसका पिन डायग्राम बताओ, उसका सिंबल बताओ। तो ये आपको 5 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट्स इज। मतलब कि जो मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है उसमें स्टेबल स्टेट्स कितनी होती है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं मल्टीवाइब्रेटर, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो भी बनी है। जिसको नहीं क्लियर है चीज़ें वो वहाँ से जाके चेक भी देख सकता है, उसको बहुत ही शॉर्ट वीडियो है। तो वहाँ से आपको बहुत सारे कंसेप्ट मल्टीवाइब्रेटर के क्लियर हो जाएंगे। तो जो मोनोस्टेबल है इसके आगे नेम से ही समझ आता है, मोनो। मोनो मतलब एक, ओनली वन, वन। तो ये वन ही बताता है कि इसमें क्या है, सिर्फ एक ही स्टेबल स्टेट है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा वन। इन मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर नंबर ऑफ स्टेबल स्टेट इज़ वन, तो ओनली वन है। तो मल्टीवाइब्रेटर्स 3 टाइप के होते हैं। एक तो यही हो गया मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसके अलावा होता है बाई स्टेबल। तो बाई स्टेबल में क्या होता है, ये बाई है, बाई का मतलब 2। तो यहाँ पर 2 स्टेबल स्टेट होती है। और इसके अलावा थर्ड होता है ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो यहाँ इसके पास कोई भी, मतलब नो, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, अ 555 टाइमर इज़ अ 6 पिन IC। तो इसमें पूछा गया है कि ये सही है या गलत। तो ये गलत है, फॉल्स। जो 555 टाइमर होता है वो 8 पिन की आईसी होती है, 8 पिन आईसी। ये आईसी है 555 टाइमर की। इसमें 8 पिन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 पिन आईसी है। तो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि उसमें बोला था 6 पिन आईसी, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो ये होता है आपका 8 पिन आईसी। तो इसमें जो पहली पिन पर कनेक्टेड होता है इसका ग्राउंड, और 8वें पिन पे मिलती है आपको सप्लाई, मतलब वीसीसी जो सप्लाई है वो 8th पिन पे कनेक्टेड है। उसके बाद जो आउटपुट है वो आपका थर्ड पिन पर कनेक्टेड होता है, और ट्रिगर होता है सेकंड वाले पॉइंट पर। ट्रिगर मतलब जो एक तरह से आप इनपुट उसको दे रहे हो। और रीसेट, अगर आपको वैल्यूज़ को वापस इनिशियल स्टेट पे लेके आना है तो इसको हम बोल देते हैं रीसेट। तो रीसेट कनेक्टेड होता है फोर्थ पॉइंट पर। और फिफ्थ पॉइंट पर आपका कनेक्ट होता है कंट्रोल वोल्टेज। वोल्टेज के लिए जो कंट्रोलर है वो आपका फिफ्थ पॉइंट पर कनेक्टेड है। और सिक्स्थ पॉइंट है थ्रेशोल्ड, कि कोई जो लिमिट आपने डिसाइड कर रखी है वो सिक्स्थ पॉइंट पर कनेक्टेड है। और जो डिस्चार्ज है दैट इज़ कनेक्टेड टू द 7th पिन। तो यहाँ तक आपका ये एक 2019 का पेपर सॉल्व है ओनली फॉर सेक्शन ए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन बी कवर करेंगे, और उसके साथ बहुत ज़्यादा ऐड ऑन कर कंसेप्ट, अदर क्वेश्चंस के भी कंसेप्ट को ऐड ऑन करके।